हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने 6 क्लास ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पढ़ा था और आज की क्लास में हम 6 क्लास ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतरिक्ष खोज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष खोज। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक के प्रस्ताव के प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। गिज़ा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है। चीन में खगोल विज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से आंकी गई है। ठीक है दोस्तों, चीन में खगोल विज्ञान की शुरुआत कब से मानी जाती है? 6ठी सदी ईसा पूर्व से। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका में चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। ठीक है, ये विश्व की बात है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका कब शुरू हुई थी? 4ठी सदी में। और कहाँ पर? चीन में। पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ था। अब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के बराबर है। ठीक है, जो आर्यभट्ट ने तो काफ़ी सालों पहले ये बात बता दी थी कि पृथ्वी की परिधि कितनी रहेगी, और आज के वैज्ञानिकों ने जो परिधि बताई है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं। पहले उन्होंने आर्यभट्ट ने जितनी बताई थी 24,835 मील, और आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो बताई है वो है 24,901 मील। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, और भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। आगे है, यूनान में ईसा पूर्व 4ठी सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा, और यूनान में प्रमुख दार्शनिक जो थे वो कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी। प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी तीनों ही यूनान के प्रमुख दार्शनिक माने जाते थे। और 4ठी सदी में माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। देखिए, जो 4ठी सदी तक की बात है, तब 4ठी सदी में ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, सौरमंडल के केंद्र में मानते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या मानते हैं कि सूर्य जो है वो मतलब सौरमंडल के केंद्र में है, और पहले मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है। और ये जो धारणा थी वो 16वीं सदी तक थी। उसके बाद जो कोपरनिकस थे उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया था। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और कब किया था? ईसा पूर्व 3री सदी से। ईसा पूर्व 3री सदी से इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की सही परिधि का आकलन कर दिया था। और भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि भास्कराचार्य द्वितीय जो है, इनके ग्रंथ का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य द्वितीय ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये इनका जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसको आप याद रखेंगे। और जो एग्ज़ाम में आता है उसमें भास्कराचार्य प्रथम भी आ जाता है कई बार, तो हमें क्या करना है? इसका उत्तर भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य का मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय शास्त्र आदि का वर्णन है। आगे है, अंतरिक्ष जानकारी के साधन कौन से हैं? जैसे कि दूरबीन। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु हमें पास से एवं बड़ी दिखाई देती है। देखिए, जैसा कि हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है, दूरबीन। दूरबीन मतलब दूर की वस्तुओं को हम पास में देख सकते हैं और उसको बड़ी करके देख सकते हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था। किसने किया था प्रथम दूरबीन का आविष्कार? हैंस लिपर्सी ने, जो कि हॉलैंड के थे।
आगे है, आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। ठीक है, आकाशीय पिंड जो होते हैं उनको देखने के लिए जो दूरबीन यूज़ की जाती है उसका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1610 में, वो भी इटली में। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन राजस्थान के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पर रखी हुई है? उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर। ठीक है, और उस जो भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है उसका क्या नाम है? मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, और ये जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जो दूरबीन है उसकी सहायता से किसका मतलब इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ ये होता है कि ये एक सौर दूरबीन है और इसकी सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, जो मास्ट है उससे हम क्या कर सकते हैं? सूर्य का अध्ययन कर सकते हैं। दक्षिण भारत के कावलूर जो तमिलनाडु में पड़ता है नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को भी स्थापित किया गया है। आगे है वेधशाला। वेधशाला भारत की पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में स्थापित की गई थी और भारत की दूसरी वेधशाला 1734 में जयपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, इन दोनों में 10 साल का अंतर है। जैसे 1724 में पहली दूरबीन जो वेधशाला थी वो स्थापित की गई थी जो भारत की राजधानी दिल्ली में, और दूसरी वेधशाला जो स्थापित की गई थी वो 1734 के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित की गई थी। और सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में। जो दूसरी वेधशाला है वो जयपुर में है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है ना वो भी दूसरी वाली है। ठीक है, आगे है, स्वाई जय सिंह के द्वारा 3 यंत्रों का आविष्कार किया गया था। एक है सम्राट यंत्र, नंबर 2 है जयप्रकाश यंत्र, नंबर 3 है राम यंत्र। ठीक है, स्वाई जय सिंह के द्वारा जो 3 यंत्रों का आविष्कार किया गया था उनका नाम एक तो है सम्राट यंत्र, दूसरा है जयप्रकाश यंत्र और तीसरा है राम यंत्र। और इनमें से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पूछे तो जो सम्राट यंत्र है वो सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है। तो ठीक है, सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। सम्राट यंत्र की चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। नेक्स्ट, वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती है, लेकिन अगर रॉकेट के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। आगे है प्लायन वेग। प्लायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लायन वेग या एस्केप स्पीड। ठीक है, प्लायन वेग क्या होता है एक बार और समझते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम प्लायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। और कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। ठीक है, उपग्रह का प्रक्षेपण वेग किसको कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, जो मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए जो वेग है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। आगे है, उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर ये पूछे कि उपग्रहों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है तो 6400 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक होती है। उपग्रहों के द्वारा टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है, विश्व का पहला जो उपग्रह था उसका क्या नाम था? स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में। और कहाँ से उसको पहुंचाया गया था? सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया था। ठीक है, पहले जीवित प्राणी को किस में भेजा गया था? स्पुतनिक सेकंड में। और उस जीवित प्राणी का नाम क्या था? वो एक जीवित प्राणी एक लाइका नाम की एक कुतिया थी। ठीक है, लाइका नाम था उसका। विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी उनका क्या नाम था? यूरी गागरिन।
विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, जो यान था उनका, कौन सा यान था? वोस्तोक फर्स्ट, उसमें यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला था। ठीक है, सबसे पहले जो अंतरिक्ष की यात्रा करने का गौरव प्राप्त हुआ था वो किसको? इंडिया में राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा ने यान सोयूज T11 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। जो यान था उनका कौन सा था राकेश शर्मा का? सोयूज T11। राकेश शर्मा का जन्म 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 1961 में हुआ था और कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला, परंतु राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। ठीक है, भारतीय के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरी थी, और वैसे महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी कल्पना चावला, परंतु राकेश शर्मा पहले गए थे और तो दूसरा नंबर किसका था? कल्पना चावला का था। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय में जाने वाली मतलब रहने वाली महिला है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत किया था, उनका नाम है सुनीता विलियम्स, जो अमेरिकी मूल की थी। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसरो कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो का गठन किया था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय भी किसको है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। भारतीय उपग्रह को अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, जिसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है। आर्यभट्ट का क्या कार्य होता है? वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, आर्यभट्ट का कार्य होता है वायुमंडल का अध्ययन करना। मंगल ग्रह की जानकारी के लिए मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। और कब किया गया था? नवंबर 2013 में। मंगलयान ने लगभग 11 महीने की यात्रा करके सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। मतलब 2014 में मंगल ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया था और कितना टाइम लगा था उसे? 11 महीने। पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। ठीक है, जिसने पहले ही प्रयास में मतलब ये उपलब्धि हासिल कर ली थी और ये विश्व का एकमात्र देश भारत है। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है और इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, जिसका क्या नाम है? एस्ट्रोसेट, उसको प्रक्षेपित किया गया है। और आगे है 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। राजस्थान की प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।